नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए सीटीटी की बेहतर तैयारी के लिए 30 प्रश्नों और उसके उत्तरों के सेट को लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह है हिंदी भाषा से, और हिंदी भाषा से संबंधित जो 4 चैप्टर हैं, इस 4 चैप्टर भाषा अधिगम के सिद्धांत, व्याकरण अधिगम एवं अर्जन, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो इन 4 चैप्टरों से हम लोग आज 30 प्रश्नों और उनके हल को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन अमान्य है? ए है, इसके द्वारा हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं। बी है, इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। सी है, यह हमारे व्यक्तित्व निर्माण विकास का साधन है। और डी है, भाषा के बगैर भी मनुष्य अपने इतिहास और परंपरा से अविच्छिन्न है। तो इसका जो सही जवाब है उसको हम लोग देखेंगे। इसका सही जवाब जो है वह डी है, और डी में हम टिक लगा देंगे। भाषा के बगैर भी मनुष्य अपने इतिहास और परंपरा से अविच्छिन्न है। यह कथन अमान्य है क्योंकि भाषा के बगैर मानव के विकास का कोई इतिहास नहीं, क्योंकि अगर इतिहास सुरक्षित है तो वह भाषा के कारण है। और इसमें जो कथन है वह कथन है कि भाषा के बगैर भी मनुष्य अपने इतिहास और परंपरा से अविच्छिन्न है, यानी यह जो कथन है बिल्कुल अप्रासंगिक है। तो हम लोग इस डी कथन को याद रखेंगे, यह हमारा असत्य है, ये बिल्कुल अमान्य है। जिसको अगर आंसर है तो डी हमारा आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए है, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। बी है, ज्ञानार्जन का साधन, मतलब है कि भाषा जो है ज्ञानार्जन का साधन है। और सी है, यह संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक। और डी है, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो हमारा जो इसका जवाब होगा वो है उपर्युक्त सभी सत्य हैं, अर्थात ये भी सही है। ज्ञानार्जन का साधन है, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम भी है, और यह संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक है। तो तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका जो सटीक जवाब है, उपयुक्त जवाब है, वह डी है, उपर्युक्त में सभी सत्य हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। अब प्रश्न संख्या 3 है, बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन किनका है? बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन है, ए ऑप्शन इसका है वाइगोत्स्की का, बी है डॉक्टर स्वीट का, सी है महर्षि पतंजलि का, और डी है डॉक्टर जैगर का। तो इसका जो सही जवाब है, तीसरा का सही जवाब है वाइगोत्स्की का, यानी यह कथन जो है वाइगोत्स्की का है। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब चौथा प्रश्न, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा असत्य है, यानी कौन सा उद्देश्य नहीं? ए है, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। बी है, सृजनात्मकता का विकास। सी है, बिना समझे हुए पठन की योग्यता का विकास। और डी है, वक्ता के कथन को समझने की योग्यता का विकास। यानी चौथा जो प्रश्न है, भाषा के शिक्षण के उद्देश्य में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है? तो चौथा का सही जवाब होगा सी। सी है, क्या सी है? तो बिना समझे हुए
पठन की योग्यता का विकास, यानी पढ़ने की योग्यता का विकास, जिसमें व्यक्ति बिना समझे हुए पढ़ता है। तो सी जो है यह मतलब इसका आंसर होगा, क्योंकि यह उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है कि मतलब समझते हुए पठन की योग्यता का विकास, और यहाँ है बिना समझे हुए पठन की योग्यता का विकास। तो इसमें सी जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलें। अब हमारा जो प्रश्न है वो पांचवा है। पांचवा प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। कथन है, ये कथन क्या है? ए है ऑप्शन में पूर्णतः सत्य है, बी है पूर्णतः असत्य है, सी है आंशिक सत्य है, और डी है कोई सही नहीं है। यानी भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। यह जो कथन है ये किस प्रकार का कथन है? पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः सत्य है, आंशिक सत्य है या कोई सही? तो ये पूर्णतः सत्य है। 5 का सही जवाब ए हो जाएगा। यह हमारा पूर्णतः सत्य है, तो ए सही जवाब है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा सवाल है, शैशवावस्था में बच्चे शब्द सीखते हैं तो किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों का ज्ञान मिलता है। जैसे कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। यह भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? यानी शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वे जो शब्द सीखते हैं तो वो जो सीखते हैं किसी मूर्त वस्तु से। जैसे मान लीजिए कि हमने कलम कहा और बच्चे के हाथ में कलम दिया, तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि जो कहा गया है वही यह वस्तु है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हम कुर्सी कहते हैं और कुर्सी हम सामने दिखाते हैं तो बच्चा कुर्सी जो मूर्त है उसका समन्वय अमूर्त से करता है। तो इस तरह से बच्चों में भाषा का ज्ञान होता है। तो यह भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? पहला है, ए है अनुकरण का सिद्धांत, बी है अनुबंधन का सिद्धांत, सी है अभ्यास का सिद्धांत, और डी है आवृत्ति का सिद्धांत। तो छठा का जो है सही जवाब हो जाएगा बी, अनुबंधन का सिद्धांत। यानी बच्चे जो है भाषा सीखते हैं तो वे मतलब शब्द का उस वस्तु से संबंध स्थापित करके सीखते हैं। इसको कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां प्रश्न है, यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत से यह संबंधित है? यानी ए है इसका ऑप्शन साहचर्य का सिद्धांत, बी है चयन का सिद्धांत, सी है पुनर्बलन का सिद्धांत, और डी है अनुकरण का सिद्धांत। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां का डी, अनुकरण का सिद्धांत। यानी बच्चे जो है उसको अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण का जो सिद्धांत है उसका वो जो है प्रतिपालन वहाँ यहाँ हो रहा है। तो मतलब जैसे परिवार है और उसमें अगर कोई बड़े हैं जो अगर मान लीजिए कि सही उच्चारण नहीं करते हैं, माता पिता चाचा या कोई भी, तो सही उच्चारण किसी शब्द का नहीं करते हैं, तो उस बच्चे में भी यह देखा जाता है कि उस शब्द का सही उच्चारण वो नहीं कर पाता है। क्योंकि बच्चे जो भाषा सीखते हैं किसी न किसी से अनुकरण करके ही सीखते हैं। तो इस तरह से अनुकरण का सिद्धांत का ये पालन होता है। अब 8वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? भाषा शिक्षण के अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? एम है भाषा सीखने के दौरान बच्चों को निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। बी है भाषा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु अनुलेख,
श्रुतलेख इत्यादि कोई न कोई कार्य अवश्य देना चाहिए। सी है सीखी हुई बातों को बार बार दोहराए जाने से भाषा शिक्षण समृद्ध होगा। और डी है शब्दों और वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित होने से भाषा शिक्षण आसान होता है। यानी कहने का आशय है कि अभिप्रेरणा एवं रुचि का जो सिद्धांत है उनके अनुसार क्या सही है, क्या विकल्प सही है। तो ए सही इसका जवाब है 8 का ए है। क्या है ए? तो भाषा सीखने के दौरान बच्चों का निरंतर अभिप्रेरित मानी बच्चों को निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। प्रेरित करते हैं तो बच्चे भाषा सीखते हैं। यही शिक्षण के अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां है भाषा कौशल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? भाषा कौशल तो ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका सही जो जवाब होगा वो भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सी इसका सही जवाब होगा। अब 4 जो प्रकार हैं क्या हैं आप जानते हैं। सु बो प ली, इसको संक्षेप में याद रखते हैं। सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, प का मतलब पढ़ना, ली का मतलब लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सु बो प ली याद रखेंगे। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? ए में है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। सी है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना और डी है पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना। तो इस तरह से मतलब आप अगर देखेंगे इसको तो सु व पली की चर्चा अभी मैं कर चुका हूँ आपको। तो सु माने सुनना, बो माने बोलना, प माने पढ़ना और ली मीन्स लिखना। सु वो पली तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 10वां का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए ए को हम लोग टिक लगा लिए। भाषा कौशल का सही क्रम यही है। 11वां प्रश्न है अलग अलग बच्चों में कमजोरी या खासियत अलग अलग होती है, इसका ध्यान रखकर शिक्षकों को भाषा शिक्षण करवाना चाहिए। इसमें किस सिद्धांत का अनुपालन हो रहा है? क्योंकि क्या होता है कि हर बच्चों में विशेषताएं अलग अलग होती हैं, कमजोरियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चों की खासियत कुछ अलग होती है, कुछ बच्चों की कमजोरी कुछ अलग होती है, लेकिन शिक्षक उन सारे बच्चों की कमजोरियों को, खासियतों को जानते हुए और तब जो है भाषा शिक्षण की योजना बनाते हैं। तो इसमें किस सिद्धांत का अनुपालन हो रहा है, भाषा शिक्षण का किस सिद्धांत यहाँ प्रयुक्त हो रहा है? तो इसमें है ए ऑप्शन में जीवन समन्वय का सिद्धांत, बी है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सी है बाल केंद्रिता का सिद्धांत और डी है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। तो इसका जो 11वां है बी हो जाएगा। 11 का बी होगा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी वैयक्तिक रूप से हर बच्चे भिन्न होते हैं, इसका ध्यान शिक्षकों को रखना चाहिए। अगर यह ध्यान नहीं रख पाएंगे, सभी के लिए एक ही प्रकार की योजना बनाएंगे तो बच्चे सही ढंग से सीख नहीं पाएंगे। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत उनको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 12वां प्रश्न है शिक्षक को शिक्षण कार्य में इतना अधिक आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए। भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत की बात करता है? आप देखेंगे कभी कभी शिक्षक जो है वो कक्षा में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनको सारी चीज़ें याद रहती है, सिर्फ बच्चे ही याद नहीं रह जाते हैं। यानी बच्चा जो केंद्र में है वही सिद्धांत उनको याद नहीं रह जाता है। तो यह किस सिद्धांत की बात करता है? मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत,
पुनर्बलन का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोग भी जान गए होंगे, ये है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, यानी सी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि हर स्थिति में शिक्षक को ये समझना चाहिए कि हम चाहे जो भी योजना बना लें, जितनी अच्छी से अच्छी योजना बना लें, लेकिन बच्चे ही सीख नहीं पाएंगे, बच्चों का विकास ही सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तो बालक जो है वो केंद्र में है और उसको ध्यान में रखकर उसे कभी विस्मृत हमें नहीं करना चाहिए। तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत यह परिलक्षित कर रहा है। अब 13वां सवाल, भाषा शिक्षण के नियमों में कौन सा नियम असत्य है? तो इसमें असत्य जो नियम है उसको खोजना है। एम है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त का मतलब होता है कि जैसे किसी वस्तु को दिखा करके हम उसके नाम की ओर ले जाते हैं। तो मूर्त का मतलब है भौतिक वस्तु, उसको हम देख सकते हैं। अमूर्त का मतलब है कि नाम, जैसे कुर्सी नाम है, उसको देख नहीं, कुर्सी को हटा देंगे बच्चों के सामने से, सिर्फ बोलेंगे कुर्सी, तो ये अमूर्त हो गया। तो भाषा शिक्षण का जो नियम है वो मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर है बी ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की ओर। सी है ज्ञात से अज्ञात की ओर। डी है अनिश्चित से निश्चित की ओर। आप देखेंगे तो इसमें 3 नियम सही हैं। कौन कौन से? तो मूर्त से अमूर्त की ओर ये भी सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात से अज्ञात का मतलब जो हम जैसे आम को जान रहे हैं, आम का पेड़ बच्चों को दिखाएंगे और उसको अज्ञात की ओर ले जाएंगे, मतलब है कि मतलब उसके बारे में, उसके गुण के बारे में या उसके मतलब अन्य जो विशेषता हैं उसके बारे में हम उसको जानकारी देते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी मतलब है कि ये जो नियम हैं भाषा सिद्धांत के, उसमें बी ऑप्शन जो है 13 का सही इसका जवाब हो जाएगा बी। ये भाषा शिक्षण का ये सिद्धांत नहीं है। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त हो सकता है। इसका जो है असत्य हमको कथन पहचानना है, इसलिए बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, भाषा शिक्षण के नियम से बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए से संबंधित सही तथ्य का चुनाव करें। ए, पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए। बी है पहले निष्कर्ष की चर्चा हो। सी है दोनों में से कोई हो सकता है। और डी है कुछ भी सही नहीं है। यानी आप इसको गौर से सुनेंगे, भाषा शिक्षण का जो नियम कहता है बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। तो इससे संबंधित जो सही कथन है उसमें क्या है, पहले क्रिया को प्रस्तुत किया जाए या पहले निष्कर्ष को प्रस्तुत किया जाए? तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब है वो है 14 का ए है, यानी पहले उसको क्रिया की ओर ले जाएं, क्रिया को प्रस्तुत करें, पहले उसमें वो काम करवाएं, तब निष्कर्ष पर ले जाएं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि आप एक त्रिभुज का उसको चित्र बना दें और उसको कहेंगे कि मापो, इसके सभी कोनों को मापो, कोण को माप करके फिर कहेंगे जोड़ने के लिए, जोड़ दिया, वो आप देखेंगे कि 180 डिग्री तीनों कोनों का योगफल हो रहा है। या हो सकता है कि हो एक डिग्री ज़्यादा या 1 डिग्री कम बच्चों ने नापा, नहीं, तो एक तरह से निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री है। तो यह क्या है, पहले उसको कार्य कराते हैं तब निष्कर्ष पर ले जाते हैं। तो यही कहता है पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, ऐसा ना हो कि पहले निष्कर्ष को प्रस्तुत, पहले क्रिया। चलिए अब आगे हम लोग चलें। 15वां, ईडा का विलोमार्थक शब्द क्या है? ईडा, ईडा जो है उसका विलोम उल्टा, मतलब इसको विपरीतार्थक कह सकते हैं। तो ईडा का विपरीतार्थक जो है वो क्या है? तो ईडा का मतलब होता है प्रशंसा करना। ईडा का मतलब आप समझ लें, ईडा का मतलब होता है प्रशंसा करना और इसका विपरीतार्थक जो शब्द हो जाएगा वो है निंदा। 15 का सी हो जाएगा। ए में विलय है, बी में विनय है, सी में निंदा है और डी में निर्भय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईडा का विलोमार्थक हो जाएगा सी, यानी निंदा। हम लोग निंदा में टिक लगा दिए।
अब 16वां प्रश्न है, पारावत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पारावत का पर्यायवाची, यानी ए में है कबूतर, बी में तोता, सी में कौवा और डी में कोयल। तो आप जान लें पारावत का मतलब होता है, आप मतलब एक तरह से जान लें कि कबूतर को ही पारावत भी कहते हैं। तो पारावत का पर्यायवाची शब्द जो है वो कबूतर होगा। तो हम लोग ए में टिक लगा दिए, कबूतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न। तो 17वां है, सब किस भाषा का उपसर्ग है? आप लोग जानते हैं उपसर्ग का मतलब जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लग करके उसके अर्थ को परिमार्जित करता है या उसके अर्थ में मतलब विशिष्टता लाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो सब जो है एक तरह से उपसर्ग है, लेकिन वो किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी का, संस्कृत का, सी में है अंग्रेजी का और डी में है फारसी का। तो आप लोग जानते हैं कि सब जो है जैसे सब डिवीजन, तो आप जानते हैं डिवीजन और सब डिवीजन हैं। तो इस तरह से सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो अब जान गए होंगे कि सब जो शब्द है वो किसका उपसर्ग है? तो इसका है अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। सी इसका सही जवाब है। तो इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न है, मक्खी चूस किस समास का उदाहरण है? मक्खी चूस किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर ए में है द्विगु समास, बी में है द्वंद्व समास, सी में है कर्मधारय समास और डी में है बहुब्रीहि समास। तो आप जानते होंगे कि मक्खी चूस जो है, मक्खी को चूस ले, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो मक्खी को चूस ले वो मक्खी चूस नहीं होगा, उसका विशेष अर्थ ग्रहण हो जाता है, जिसका मतलब है कंजूस। तो बहुब्रीहि समास इसका सही ऑप्शन है डी, यानी सामान्य अर्थ को छोड़ करके जो विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये हो जाएगा डी। द्विगु में आप जानते हैं कि जो संख्यावाची शब्द है इसका पहला जो शब्द होता है, जैसे मतलब पंचाहार हो गया या जिसको हम दशानन कहते हैं, तो ये द्विगु समास द्वंद्व में जैसे लोटा डोरी हैं। इस तरह से मतलब जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, मक्खी चूस। अब आगे हम लोग चलते हैं, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? 19वां प्रश्न है, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है या हिंदी भाषा का शब्द है? आतिशबाजी जो है आप लोग इसको सोचें कि इसका प्रयोग हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं दीपावली के अवसर पर। तो ये जो शब्द है वो आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी का ये शब्द नहीं है, ये शब्द है आतिशबाजी जो शब्द है वह है फारसी भाषा का शब्द है, यानी ये विदेशज एक तरह से शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है ये आतिशबाजी। तो इसमें हम लोग बी, इसका ऑप्शन सही है, बी में टिक लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 20वां सवाल है, ईंट। ईंट आप लोग जानते हैं, ईंट का तत्सम क्या है? ईंट जो है वो तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या है? इष्ट, इसिका, इसित, ईंटा। यानी ए में है इष्ट, बी में है इसिका, सी इसित और डी में है ईंटा। तो इस तरह से हम ईंट जो है शब्द है 20वां, तो इसका जो है इसिका, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसिका। यानी 20 का ईंट का हो जाएगा इसिका। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 21वां, वह इंजीनियर प्रोफेसर है, इसमें वह क्या है? वह इंजीनियर प्रोफेसर है, ये इस वाक्य में वह क्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है विशेषण, बी है सर्वनाम और सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है प्रविशेषण। यानी कहने का मतलब है कि वह जो है इसमें क्या है,
सर्व विशेषण है या सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है या प्रविशेषण है, क्योंकि यह जो है एक तरह से मतलब संज्ञा से पहले वह शब्द आया है, तो यह जो है विशेषण का ही काम कर रहा है, लेकिन यह सार्वनामिक विशेषण है। 21 का हम लोग का सी हो जाएगा, इसमें टिक लगा दिए सी, अर्थात वैसा सर्वनाम जो विशेषण की भूमिका निभाता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 22वां विभाग बोधक विशेषण का उदाहरण है। विभाग बोधक विशेषण जैसे एम है प्रत्येक, बी है कुछ, सी है तीसरा, डी है बहुत। विभाग बोधक विशेषण का मतलब है, जैसे इसका जो सही जवाब है 22 का वो ए है, यानी प्रत्येक। प्रत्येक जो शब्द है वो विभाग मैंने सबके हिस्से की बात बताता है, इसलिए इसको विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। तो इसका 22 का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अब जो है 23वां सवाल जो अधिगम एवं अर्जन चैप्टर से है, उसमें है कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। यह कथन किनका है? ए में है प्रेसी का, बी में है पियाजे का, सी में है वाइगोत्स्की का और डी है पावलोव का। तो 23वां जो प्रश्न है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कथन जो है प्रेसी का कथन है। इसका ये प्रेसी का कथन है। सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। यह कथन है प्रेसी का। ठीक है, अब 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न है भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सही नहीं है? ए है सामाजिक परिवेश, बी है भाषार्जन की इच्छा, सी है दैनिक जीवन के अनुभव और डी है खान पान और पहनावा। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें कौन सा कारक सही नहीं है? तो सामाजिक परिवेश ये तो कारक है ही, भाषार्जन की इच्छा भी ये कारक है, दैनिक जीवन का अनुभव भी कारक है, लेकिन खान पान और पहनावा कारक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, खान पान और पहनावा। चलिए आगे है 25वां सवाल। जन्म से 8 माह तक के बालकों का शब्द भंडार कितना होता है? ए में है 10 या 12 शब्द, बी है 272 शब्द, सी है 0 और डी है 450। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यानी 0। 0 मतलब है कि जन्म से लेकर के 8 माह तक के बालकों का शब्द भंडार जो होता है वो 0 होता है। मतलब उनके पास सीखने की जो है मतलब एक तरह से बच्चा सीखना शुरू ही करते हैं, शब्द भंडार उनमें बहुत कम होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 26वां प्रश्न है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को अपने महाभाष्य में डैश कहकर परिभाषित किया है। क्या कहकर के परिभाषित किया है? शब्दानुशासन कहकर के परिभाषित किया, अर्थानुशासन कहकर के परिभाषित किया, शब्द प्राशन कहकर के परिभाषित किया, अर्थ प्राशन कहकर के परिभाषित किया। तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो है उन्होंने कहा शब्दानुशासन। ये इसका सही जवाब है। मतलब है कि महर्षि पतंजलि ने शब्दानुशासन कहा। शब्दानुशासन कहा व्याकरण में उन्होंने कहा कि व्याकरण का उन्होंने दूसरा नाम रखा शब्दानुशासन, यानी शब्द का जो अनुशासन है वही उन्होंने व्याकरण का नाम रखा। ठीक है, अब हम लोग चलें आगे चलते हैं। आगे है व्याकरण की सुप्रसिद्ध परिभाषा। आप लोग जानते हैं इस परिभाषा को, ये परिभाषा जो है काफ़ी प्रसिद्ध परिभाषा रही है। व्याकरण की सुप्रसिद्ध परिभाषा क्या है इसको देखेंगे
जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है, यानी शब्दों का शुद्ध रूप और प्रयोग में भी नियमों का निरूपण होता है, तो उसे व्याकरण कहते हैं। यह परिभाषा किन की है, यानी किस वैयाकरण की परिभाषा है, इसको हमें खोजना है। ठीक है, तो चलते हैं। अब है ऑप्शन की ओर। एम है डॉक्टर जैगर का, बी है डॉक्टर स्वीट का, और सी है महर्षि पतंजलि का, और डी है कामता प्रसाद गुरु का। तो आप इसको मन में थोड़ा सोचें कि ये परिभाषा आखिर किन की हो सकती है। तो इसका जो सही जवाब है उसकी ओर आप पहुँचें। ये जो प्रश्न है, ये जो मतलब एक तरह से परिभाषा है, वो परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु का। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु। इन्हीं की यह परिभाषा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। व्याकरण शिक्षण विधियों में आगमन विधि के 4 पदों का हिस्सा निम्न में कौन नहीं है? ए में है उदाहरण, बी में है निरीक्षण, सी में है परीक्षण, और डी में है विशिष्टीकरण। तो ये जो है, ये इसमें सही जवाब क्या होगा? तो उदाहरण तो 4 पद का हिस्सा है ही, निरीक्षण भी है, परीक्षण भी है, और ये विशिष्टीकरण जो है नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा विशिष्टीकरण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा सोपान सही है? व्याकरण जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कौन सा सोपान जो है वो सही है? तो कौन सा सोपान सही है, इसकी ओर चलें। ए में है पूर्व ज्ञान, बी में है प्रस्तावना, सी में है उद्देश्य कथन, और डी में है सभी सही है। तो इसका पूर्व ज्ञान भी सही है, प्रस्तावना भी सही है, उद्देश्य कथन भी सही है, और इसका मतलब होगा कि इसका जो सही जवाब है वो डी है, सभी सही है। अब तीसरा और अंतिम हमारा प्रश्न है, क्या है? तो व्याकरण के अध्ययन से बच्चों में होने वाले कौशल विकास से संबंधित कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए है यह बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करता है, बी है यह बच्चों में लेखन कौशल का विकास करता है, सी है यह बच्चों में संप्रेषण और लेखन कौशल दोनों का विकास करता है, डी है उपर्युक्त में कोई सत्य नहीं है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त जवाब होगा वो होगा सी। सी है यह बच्चों में संप्रेषण और लेखन कौशल दोनों का विकास करता है। संप्रेषण माने अभिव्यक्ति का, माने वाचन की शक्ति का, और लेखन कौशल, दोनों कौशल का विकास यह करता है। तो इस तरह से हमारा जो है भाषा हिंदी से संबंधित 30 प्रश्नों के सेट आपको आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इनको आप बार बार देखेंगे, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, लाइक करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से ही हम प्रेरित होते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।